अपना कल के लेक्चर में एजुकेशन सेक्टर हो चुका था, ठीक है, लास्ट। आज सबसे पहले हेल्थ केयर सर्विस सेक्टर करेंगे। हेल्थ केयर सर्विस, उसके बाद लीगल सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये 6 सेक्टर आज कवर करेंगे। इसके बाद खाली गवर्नमेंट बचेगा, आईजीएसटी बचेगा और मिसलिनियस, 3 ही बचेगा। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे कि ये सब कवर कर ले। इसमें से लीगल सर्विस ऑलरेडी हो चुका है, तो ये खाली एक रिवीजन की तरह होगा। हेल्थ केयर एकदम छोटा है, कंस्ट्रक्शन छोटा है, बड़े में खाली ये 2 है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर। अगर ये सब जल्दी हो जाता है तो अपन आगे का भी कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट। लीगल सर्विसेज। आज लाया हो ना चार्ट बुक? आज तो लाया। तुम लोग को A4 में कैसे दिया है? किसी के पास A3 था? तुम लोग में से कोई A3 में कल कर रहा था मार्किंग? अच्छा, ठीक है, सुनो। अभी हेल्थ केयर सर्विस स्टार्ट करते हैं। अभी हेल्थ केयर सर्विस मतलब कि बेसिकली जो क्लिनिक्स होते हैं वो हो गया, या फिर हॉस्पिटल्स हो गया, तो ये सब जो ऑपरेट कर रहे हैं क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर करते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो भी कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है ऑथोराइज्ड, वो जो भी सर्विसेज दे रहा है वो एग्जेम्प्ट रहता है, प्रोवाइडेड वो किसी ऑथोराइज्ड मेडिकल सिस्टम में दे रहा है। ठीक है, देयर आर सम सिस्टम जो रिकॉग्नाइज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो अपन अभी रीड करते हैं। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और एन ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स। ठीक है, मतलब कि अगर कोई क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है या फिर कोई भी एक प्रैक्टिशनर है, जैसे अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं सीए एक्ट में, वैसे डॉक्टर्स भी एमबीबीएस में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर खुद का क्लिनिक है तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, या फिर अगर वो लोग किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है तो हॉस्पिटल को भी एग्जेम्पशन मिलेगा। क्लियर है? बिकॉज हॉस्पिटल इज कंसिडर्ड द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, एक हॉस्पिटल है वो इन रिकॉग्नाइज सिस्टम। ठीक है, रिकॉग्नाइज सिस्टम में होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अभी ध्यान से ना, ये सिर्फ नाम को अपने को पढ़ना है। एग्जाम में इनमें से कोई एक नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, तो अपने को याद आना चाहिए कि हमने सुना हुआ है एग्जेम्पशन वाला है या फिर नहीं सुना है। ओके, एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा एंड यूनानी। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक सिस्टम्स है उसको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम। ओके, एक बार वापस से नाम रीड कर लेंगे। एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा एंड यूनानी। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई भी सिस्टम का नाम आया तो ट्रांजैक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। ट्रांजैक्शन वुड बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, अभी रीकी एंड एक्यूप्रेशर। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन में पूछते हैं, इसलिए लिखा हुआ है दे आर टैक्सेबल। ठीक है, रीकी एंड एक्यूप्रेशर बोथ आर टैक्सेबल। क्लियर? इसमें और एक ऐड करो लाइन, पैलिएटिव केयर, एग्जेम्प्ट। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि कोई भी इंसान जो समझो एजेड इंसान है, ओके, बहुत उम्र हो गया, उनको मतलब वो जीने वाले नहीं है, वो कंफर्म्ड है, इतना टाइम उनको डॉक्टर ने दिया हुआ है कि 6 महीना ही है, लेकिन जितना महीना वो लोग जीने वाले हैं उतना वो लोग ठीक से जिए, इसलिए पैलिएटिव केयर रहता है। ओके, तो पैलिएटिव केयर का सर्विसेज एग्जाम रहेगा। ओके,
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एन एम्बुलेंस। ठीक है, अगर एम्बुलेंस में पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो दिस सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। रूम रेंट चार्ज्ड फ्रॉम इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट। रूम रेंट चार्ज फ्रॉम इन पेशेंट्स इन हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट। अभी यहाँ पर ना ये वाला पॉइंट पढ़ना है, अभी ये वाला किधर गया, उस पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट मतलब कनेक्ट करना। तुम लोग के बुक में है क्या, देखो है 8वां पॉइंट है, 9th है क्या, ओके ठीक। अभी सुनो, इसमें अमेंडमेंट आया था। अभी हम लोग यहाँ पर देखे रेंटल चार्जेस, ठीक है, रेंट चार्जेस। अभी तुम लोग कभी भी कुछ मतलब एडमिट होता है कोई भी पर्सन, तो वार्ड रहता है, मालूम है, डीलक्स वार्ड होता है, जनरल वार्ड होता है, स्पेशल डबल डीलक्स होता है, ओके। तो उस सबका चार्जेस अलग अलग रहता है। तो पहले कैसा था कि सारे रेंट के चार्जेस एग्जेम्प्ट थे, सबके सब रेंट चार्जेस एग्जेम्प्ट, पहले ऐसा था। लेकिन बाद में लास्ट टर्म से अमेंडमेंट आया कि जो भी रूम रेंट का चार्जेस अप टू ₹5,000 रहेगा तो ही एग्जेम्प्ट रहेगा, ओके। लेकिन ये वाला जो 5,000 का लिमिट है ये अप्लाई नहीं होगा आईसीयू में, ओके। तो हम लोग यहाँ पर दो पार्ट बनाएंगे, एक होगा अदर देन आईसीयू वार्ड, ओके, अदर देन आईसीयू वार्ड, एंड दूसरा होगा स्पेशल वार्ड, जैसे आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, ठीक है, ऐसा रहता है। इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव क्रिटिकल केयर यूनिट, ओके। और बाद में वो डॉक्टर का नाम है कुछ यहाँ पर अलग अलग, नियोनेटल, पता नहीं अंदर क्या, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो बेसिकली जो भी स्पेशल जहाँ पर ऑपरेशंस वगैरह होने वाला है, बेसिकली जिधर ऑपरेशंस वगैरह होता है, जिधर एकदम क्रिटिकली कोई पर्सन बीमार है तो उसका केयर लिया जा रहा है, तो वो ये यूनिट्स है, ओके। तो यहाँ पर रूम चार्जेस आर ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ठीक है, रेंट का जो चार्जेस है वो ऑलवेज एग्जेम्प्ट, ऑलवेज एग्जेम्प्ट। लेकिन अदर देन आईसीयू है, जैसे ड्यूलक्स वार्ड हो गया, जनरल वार्ड हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, चार्जेस। अगर चार्जेस आर अप टू ₹5,000, ओके, अप टू ₹5,000, तो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। एंड अगर मोर देन 5,000 रहेगा पर डे, ऑब्वियसली पर डे चल रहा है, सो मोर देन ₹5,000 रहेगा तो टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। अगर 6,000 चार्जेस है तो 1,000 टैक्सेबल नहीं रहेगा, पूरा टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया, इट इज ओनली फॉर इन पेशेंट। इन पेशेंट मतलब एडमिटेड, इन पेशेंट का मतलब होता है एडमिटेड, ठीक है, जो एडमिट हुए वो। लेकिन अगर उनके साथ जो अटेंडेंट है उसके लिए भी रूम लिया है हम लोगों ने, ठीक है, तो अटेंडेंट का रूम रेंट पूरा का पूरा टैक्सेबल। इन पेशेंट के रूम रेंट के लिए ये सब एग्जेम्पशन का लिमिट्स है, लेकिन अगर अटेंडेंट है, विजिटर है, तो उसका पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। गेटिंग द पॉइंट, आया समझ में, क्लियर है क्या, समझ में आया? यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर विजिटर्स, फॉर विजिटर्स रूम रेंट चार्जेस would be fully taxable, would be fully taxable। आया समझ में, आगे, हाँ, पर डे, यस, 5,000 पर डे, 5,000 पर डे, आया समझ में। तो जो फर्स्ट पॉइंट तुम लोग का उधर लिखा हुआ था, रूम रेंट चार्जेस आर एग्जेम्प्ट, उसमें लिख दो रेफर पॉइंट 9। तो तुम लोग के बुक में 9th पॉइंट है ना, तो लिखो वहां पर रेफर पॉइंट 9।
चार्ट। आगे बढ़े, आगे सुनो। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कंसल्टेंसी बाय डॉक्टर। अभी अगर तुम लोग एडमिट हो, ओके, तो तुम लोग को मालूम रहेगा कि शाम को जो डॉक्टर, तुम लोग का कंसर्न डॉक्टर है, वो विजिट करके जाता है कि अभी हेल्थ कैसा है, अभी इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली जो हॉस्पिटल रहेगा वो डॉक्टर को विजिटिंग चार्ज देता है, ओके, विजिटिंग चार्ज, कंसल्टेंसी चार्ज। तो यहाँ पर जो डॉक्टर को विजिटिंग चार्ज मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर पॉइंट। अगर डॉक्टर को कंसल्टेंसी का चार्जेस मिल रहा है किसी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर को वो चार्जेस एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, हॉस्पिटल क्या कर रहा है, हॉस्पिटल पेशेंट से ले रहा है एंड डॉक्टर को दे रहा है। क्लियर ना, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल को जो मिला वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, एंड हॉस्पिटल ने डॉक्टर को शेयर किया, ओके, उसका रेवेन्यू शेयरिंग बोलो या तो उसका पर पेशेंट का चार्जेस बोलो, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर पॉइंट, समझ में आया। ट्रीटमेंट ऑफ फूड सप्लाईज बाय हॉस्पिटल्स, ट्रीटमेंट ऑफ फूड सप्लाईज बाय हॉस्पिटल्स। ट्रीटमेंट ऑफ फूड सप्लाईज बाय हॉस्पिटल, यहाँ पर अगर हॉस्पिटल ने फूड सप्लाई किया हुआ है, अगर हॉस्पिटल ने फूड सप्लाई किया हुआ है इन पेशेंट को, ठीक है, इन पेशेंट, इन पेशेंट नहीं, इन पेशेंट मतलब कि जो एडमिटेड है। तो यहाँ पर और कैटेगरी तुम लोग को बनाना पड़ेगा। अगर इन पेशेंट को हॉस्पिटल ने फूड सप्लाई किया हुआ है बट इट इज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने बोला कि मसाले वाला नहीं खाना है, ओके, एंड आप लोगों ने बोला कि हम लोग को बिना मसाले वाला कुछ चीज दे दो। तो यहाँ पर हॉस्पिटल ने आप लोग को जो चीज दिया हुआ है वो डॉक्टर ने स्पेसिफाई किया, एडवाइस किया वो है, ओके। सो अगर एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, तो वो फूड के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आया समझ में? दैट फूड वुड बी एग्जेम्प्ट। क्लियर। लेकिन अगर नॉट एडवाइज्ड है, मतलब डॉक्टर ने बोला मसाले वाला नहीं खाना है, पर आपने बोला कि आज मंगलवार है, आज खाऊंगा, ओके, तो ऐसे केस में टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में? लेकिन जो आउट पेशेंट है, या फिर क्या बोलते अपन उसको, आउट पेशेंट और विजिटर। आउट पेशेंट का मतलब मालूम है, खाली चेकअप करा के आप चले गए, उसको आउट पेशेंट बोलेंगे। इन पेशेंट मतलब एडमिटेड, आउट पेशेंट मतलब आए, चेक करवाया, चले गए, एंड साथ में मौसम्बी का जूस पी के गए, ओके। तो इस केस में टैक्सेबल रहेगा, ओके। आउट पेशेंट और विजिटर, इन दोनों के केसेस में ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है किधर एग्जेम्पशन है, किधर टैक्सेबल है? इन पेशेंट में भी पूरा एग्जेम्पशन नहीं है, एडवाइस बाय डॉक्टर रहेगा तो ही एग्जेम्पशन है, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। समझा? Supply of food is outsourced by hospital to another agency. Agency will charge GST and hospital will not get ITC. Okay. अभी देखो, for example, Fortis Hospital. For example, Fortis Hospital. अभी हो सकता है कि फोर्टिस हॉस्पिटल का खुद का ही कैंटीन हो, या फिर उसने कैंटीन को आउटसोर्स किया हो, ओके। तो दोनों केसेस यहां पर समझेंगे कैसे टैक्स का ट्रीटमेंट होगा। फोर्टिस हॉस्पिटल है, ओके, इसका खुद का कैंटीन है, ओन कैंटीन, ओन कैंटीन। अब ओन कैंटीन रहेगा तो हॉस्पिटल का ये डायरेक्टली आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है, खुद बना रहे एंड सेल कर रहे, खुद बना रहे एंड सेल कर रहे। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आईटीसी का चैप्टर कनेक्ट होगा। आईटीसी का चैप्टर सीखा था अपन ने, एफओबी, एचसीएल स्क्वायर, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन विच आईटीसी वाज नॉट अलाउड,
लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी का आईटीसी अपने को नहीं मिलता। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फॉर कंपोजिट एंड मिक्स्ड आउटवर्ड सप्लाई, एंड ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। याद है? ठीक है, ये अपन ने बहुत पहले से कहा था मई में। ओके ठीक है, तो अभी वो यहाँ पर टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। अभी कैंटीन है खुद का फोर्टिस हॉस्पिटल का, तो फोर्टिस हॉस्पिटल फूड एंड बेवरेज खरीदेगा, बराबर ना? फूड एंड बेवरेज खरीदेगा, हाँ, और आउटवर्ड देगा। आया समझ में? फूड एंड बेवरेज खरीदा एंड आउटवर्ड दिया, तो यहां पर जीएसटी लग के आया रहेगा इन केस अगर, ओके, जीएसटी लग के आया रहेगा। तो यहां पर फोर्टिस हॉस्पिटल का जो आउटवर्ड है उसके हिसाब से हम लोग को टैक्सेबिलिटी करना है। मतलब अगर फोर्टिस हॉस्पिटल इन पेशेंट को कुछ खाना दे रहा है, ओके, जो कि एडवाइज्ड है, तो ये रहेगा आपका ई का पार्ट। ओके, अगर विजिटर को दिया तो टैक्सेबल था, अगर आउट पेशेंट को दिया तो भी टैक्सेबल था, अगर इन पेशेंट को दिया नॉट एडवाइज्ड तो टैक्सेबल। आया समझ में? तो अभी जो भी यहां पर जीएसटी लगा हुआ है इसका हम लोग को रूल नंबर 42 लगाना है। रूल नंबर 42 के हिसाब से E अपॉन F। क्लियर है? रूल नंबर 42 सुना है? रूल नंबर 42 जिसमें हम लोग बाइफर्केशन करते हैं। टोटल आईटीसी समझो 100 रुपीज का है, ओके, एंड हम लोग का सेल यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1000 का एग्जाम सेल है, 2000 का टैक्सेबल सेल है, 2000 का यहाँ पर भी टैक्सेबल, एंड यहाँ पर 500 का टैक्सेबल। टोटल सेल कितना हो गया? 5500। ओके, तो अपने को आईटीसी कितना मिलेगा? 100 इंटू, सॉरी, आईटीसी कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 100 इंटू 1000 अपॉन 5500। गेटिंग द पॉइंट? एग्जाम सप्लाई के प्रोपोर्शन का आईटीसी अपने को नहीं मिलेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को पॉइंट्स? ये खुद का कैंटीन है तब। और अगर कैंटीन आउटसोर्स्ड है, अगर कैंटीन अगर आउटसोर्स्ड है तो क्या आएगा उसमें? लिख लिया? लिख। देखो 2-3 चैप्टर को कनेक्ट करने को आना चाहिए। एग्जाम्शन है, अपन ने सीखा था अगर आउटवर्ड सप्लाई एग्जाम्ड है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, तो अपने को यहाँ पर क्लियर कट मालूम पड़ना चाहिए। और खुद बना रहे तो फिर यहाँ पर बाइफर्केशन कम रहेगा अपने पास कि इतना खाना हम लोगों ने एग्जाम के लिए बना, ऐसा अवेलेबल नहीं होगा इन्फॉर्मेशन क्विकली। लेकिन कैंटीन अगर रहेगा दूसरे किसी का, उसमें क्लियर कट आइडेंटिफाइबल रहेगा। समझ में? चलो हो गया ये? लिख रहे हो कि नहीं इधर? फर्स्ट अभी अगर दूसरा कैंटीन रहेगा तो यहाँ पर बना रहा हूँ। हो गया लिख के सबका? अगर कैंटीन इज आउटसोर्स्ड टू ए एंड कंपनी, ओके, ए एंड कंपनी फोर्टिस के ऊपर बिल बनाएगा, ओके, एंड फोर्टिस क्या करेगा? वो अलग अलग लोगों को बिल देने वाला है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ए एंड कंपनी तो जीएसटी चार्ज करेगा, ओके। अभी ए एंड कंपनी को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, या तो फोर्टिस को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि ए एंड कंपनी ने जो भी हमको दिया है वो हमने सामने किसको दिया है। ठीक है, अगर ए एंड कंपनी से फॉर एग्जांपल मिसळ पाव आया, ओके, एंड वो हम लोगों ने किसको दिया? आउट पेशेंट को। ठीक है, अगर मिसळ पाव आया हम लोगों ने आउट पेशेंट को दिया तो ए एंड कंपनी तो जीएसटी चार्ज करेगा, ओके।
अब यहाँ पर फोर्टिस को उसका आईटीसी मिलेगा, क्योंकि फोर्टिस के लिए भी टैक्सेबल था ना वो चीज, आउट पेशेंट। तो अगर आपका इनवर्ट टैक्सेबल है, आपका आउटवर्ड टैक्सेबल है, तो आपका इनवर्ट भी टैक्सेबल रहेगा एंड आईटीसी भी मिलेगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला है कि मिसल पाव ही खाना है, ठीक है, इन पेशेंट को बोला कि आपको मिसल पाव ही खाना है, ओके, तो यहाँ पर हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू इट इज एग्जेम्प्ट, बराबर। पर एएन कंपनी तो जीएसटी चार्ज करेगा, तो उसमें हॉस्पिटल को आईटीसी नहीं मिलेगा। समझा पॉइंट? मतलब अगर आपका आउटवर्ड एग्जेम्प्ट है तो एएन कंपनी ने जो चार्ज किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपका आउटवर्ड टैक्सेबल है तो एएन कंपनी ने जो भी चार्ज किया रहेगा आपको आईटीसी मिलेगा। क्लियर? आगे जीएसटी ऑन रिटेंशन मनी। If hospital charges are rupees 10,000 from patient and pays rupees 7,500 to doctor and keeps 2,500, then this 2,500 will also be exempt. Retention money. एकदम सिंपल है। अभी अगर आप लोग एडमिट थे तो आप लोगों से हॉस्पिटल ने 10,000 रुपीज लिया था, ओके, लेकिन डॉक्टर का विजिटिंग चार्जेस रहता है, ठीक है, रोज विजिटिंग करेंगे, कंसल्टिंग करेंगे, वो सब चार्जेस रहेगा उन लोग का। तो उन लोग का चार्जेस मान के चलो कि ये 10,000 में से 7,500 है, ओके। तो हॉस्पिटल के पास कितना बच गया? 2,500 बच गया हॉस्पिटल के पास, ओके। अभी ये 2,500 रुपीज जो बचा है वो टैक्सेबल रहेगा कि एग्जेम्प्ट? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? 10,000 रुपीज हॉस्पिटल ने कस्टमर को चार्ज किया, पेशेंट को चार्ज किया, जो भी पैसा आया उसमें से 7,500 रुपया डॉक्टर को दिया एंड 2,500 खुद ने रखा। तो जो खुद ने रखा उसको बोलते हैं अपन रिटेंशन मनी। क्या वो टैक्सेबल रहेगा या एग्जेम्प्ट रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि 10,000 खुद ही एग्जेम्प्ट था। समझ में आया ना? 10,000 खुद ही एग्जेम्प्ट था, तो जो खुद ने कलेक्ट किया पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, उसमें से वो किसको भी दे उससे क्या फर्क पड़ता है, ओके। एंड ये जो 2,500 खुद ने रखा है ये वो लोग यूज करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ का सैलरी, नर्स का जो भी पे आउट रहेगा वो, या फिर क्लीनिंग स्टाफ, तो ये सब चीजों में यूज होगा ये 2,500 रुपया, ओके। तो ये हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड चीजों में यूज हो रहा है, एंसिलरी सर्विस में, तो इसीलिए इसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा। आया समझ में? लिखा? एम्बुलेंस सर्विसेज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन आर एग्जेम्प्ट। एम्बुलेंस सर्विसेज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन आर एग्जेम्प्ट। अभी एम्बुलेंस सर्विस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं, उसमें समझ में आएगा। अगर ये फोर्टिस हॉस्पिटल यहां पर है, ओके, अभी फोर्टिस हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस को परचेस किया, ध्यान से सुनना, फोर्टिस हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस को परचेस किया, ठीक है। एम्बुलेंस परचेस करके वो पेशेंट को, ठीक है, हाँ, वो पेशेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहे, ठीक है। तो ये एम्बुलेंस खरीदा हुआ है, ये एम्बुलेंस खरीद के पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है। तो यहाँ पर जो फोर्टिस हॉस्पिटल चार्ज करेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बुलेंस का सर्विस, एम्बुलेंस का सर्विस नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस। क्लियर? तो ये एग्जेम्प्ट है, अपन ने पहले ही सीखा था। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? एम्बुलेंस सर्विसेज अंडर एनएचएम। एम्बुलेंस सर्विस मतलब कि एम्बुलेंस को भाड़े पर लेना, ओके। अभी अगर समझो फोर्टिस के पास खुद का एम्बुलेंस नहीं है तो वो किसी से एम्बुलेंस लेगा, ओके। तुम लोगों ने देखा रहेगा एम्बुलेंसेस के ऊपर ना नाम रहता है, कोई कोई किस किस में रहता है, जीवन ज्योत हॉस्पिटल, मतलब वो हॉस्पिटल का एम्बुलेंस है, या तो एम्बुलेंस का खुद का एक अलग से सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला एजेंसी रहता है,
ओके, तो अगर फोर्टिस हॉस्पिटल ने एम्बुलेंस को भाड़े पे लिया, ठीक है, एम्बुलेंस को भाड़े पर लिया एंड फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट करवाया, तो ये ट्रांजैक्शन तो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। ओके, लेकिन ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो सकता है, पर ये एग्जेम्प्ट रहेगा जब नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये एम्बुलेंस सर्विस दिया जा रहा है। ठीक है, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है कि इस कैटेगराइज्ड हॉस्पिटल को सर्विस दिया तो एग्जेम्पशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन का जो भी पॉलिसी गाइडलाइंस रहेगा उसके हिसाब से अगर ये सर्विस रहेगा एम्बुलेंस सर्विस तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल। क्लियर आया समझ में? एम्बुलेंस सर्विस और ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस समझा? ड्राइंग मत बनाना, वो लिख के ठीक है, आगे चलते हैं। लिख रहे हो? लिख लो। चलो, हुआ अभी? वेटरिनरी सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, मतलब जो पेट के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो भी सर्विस दिए तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, ये अपना 8 पॉइंट ऑलरेडी हो चुका है, तो अपना हेल्थ केयर सेक्टर पूरा कंप्लीट हुआ। तो हेल्थ केयर सेक्टर कंप्लीट। अभी लीगल सर्विस करेंगे। ऑलरेडी सिखाया हुआ था लीगल सर्विस, एक बार खाली रिवाइज करवा रहा हूँ, सुनो। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू 3 एंटिटीज इज एग्जेम्प्ट। सबसे पहला, अदर देन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, मतलब कि अगर फैमिली डिस्प्यूट है, ठीक है, अपना लैंड का बंटवारे का कुछ केस है पर्सनल फ्रंट पे, तो यहाँ पर लॉयर ने जो भी सर्विस दिया रहेगा किसको, अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो एग्जेम्प्ट है। ऐसा बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम है पिछले साल, 20 लाख से कम था पिछले साल, तो फिर करंट ईयर में एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड लास्ट वन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एक ही जन रिवाइज कर रहा है, बाकी लोग रिवाइज नहीं कर रहे लग रहा है, बाकी लोग को भी रिवाइज करना है। ओके, अभी टेस्ट को कितना दिन रहा है? 4 ही दिन तो है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, संडे को टेस्ट। ठीक है, तो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड टू 3 एंटिटीज इज एग्जेम्प्ट। सबसे पहला, अदर देन बिजनेस एंटिटी। सेकंड, बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर पिछले साल थ्रेशोल्ड से कम था। एंड थर्ड पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। इन तीनों कैटेगरी के लोगों को सर्विसेज दिया तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, ये अपन ने पहले ही सीखा। सर्विस कौन देना चाहिए? कोई भी चलेगा, इंडिविजुअल एडवोकेट चलेगा, पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट चलेगा, सीनियर एडवोकेट भी चलेगा। क्लियर है? सप्लायर कोई भी चलेगा। अभी एक पॉइंट जो वहां पर नहीं बताया था यहाँ पर बता रहा हूं, दैट इज अगर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट्स या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट, ध्यान से सुनना, बताया अभी। अच्छा, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट ने या फिर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने अगर तीनों को सर्विस दिया, खुद ही में सर्विसेज दिया, तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन सीनियर एडवोकेट ने दिया तो इट वुड बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। क्लियर है पॉइंट?
यहाँ पर मैं एक बार लिख के बताता हूँ। देखो, इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट, अगर ये तीनों ने बिजनेस एंटिटी, सॉरी, अदर देन बिजनेस एंटिटी, business entity having turnover less than threshold in previous year, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इन लोग तीनों को सर्विस दिया तो क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। समझ में आया? तो हमने पहले ही किया था। अगर इंडिविजुअल एडवोकेट ने या फिर पार्टनरशिप फर्म ऑफ एडवोकेट ने, ओके, अगर आपस में सर्विसेज दिया, ठीक है, इंडिविजुअल को ही दिया, पार्टनरशिप फर्म को ही दिया, दूसरे किसी को, या तो सीनियर एडवोकेट को, तो ये ट्रांजैक्शन भी क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर सीनियर एडवोकेट ने इन तीनों को सर्विस दिया, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और सीनियर एडवोकेट, देन दिस सर्विसेज वुड बी टैक्सेबल। क्लियर है? आरसीएम में टैक्सेबल रहेगा। अभी यहां पर एफसीएम लिखा हुआ है, बराबर पढ़ा तुम लोग? हाँ बोलो। हाँ हाँ, मतलब कि अदर देन बिजनेस, कि पर्सनली आएगा ना फिर, ठीक है? आपका बिजनेस नहीं है तो आपका पर्सनल लेवल पे ही कुछ लड़ाई है। ओके, हाँ। अभी देखो, आईसीआई के सब आंसर में तुम लोग को आरसीएम लिखना है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसके लिए तुम लोग को एग्जाम में आरसीएम लिखना है, पर प्रैक्टिकली इट शुड बी फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, उसके पीछे मैंने रीजनिंग उसमें पूरा दिया हुआ है, तो अभी के लिए वो रीजनिंग को जाने देते हैं। ओके, एग्जाम में क्या लिखोगे? आरसीएम। सीनियर एडवोकेट ने सर्विसेज दिया, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। ठीक है, उसमें पूरा लॉजिक के साथ दिया हुआ है। इतना ही लीगल सर्विस हो गया। समझा पॉइंट्स? ओके, तो 2 सेक्टर हो गया। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ऊपर है इसके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स of construction or any work of civil structure or any other original works pertaining to beneficiary led individual house construction or enhancement under housing for all urban mission और प्रधानमंत्री आवास योजना। मतलब कि स्पेसिफिक मिशन के अंडर अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स है, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, मतलब फॉर एग्जांपल ऑल अर्बन मिशन के अंडर, ठीक है, ऑल अर्बन मिशन, अब इस मिशन के अंडर एग्जांपल गवर्नमेंट ने सोचा है कि 200 बिल्डिंग बनाएंगे। ओके, अज्यूम करो गवर्नमेंट ने सोचा 200 बिल्डिंग बनाएंगे। अभी 200 बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर लगेगा, लेबर लगेगा, मटेरियल लगेगा। तो यहां पर गवर्नमेंट ने सोचा है कि हम लोग टेंडर निकालेंगे, ओके, जिसका भी कोर्ट बिडिंग सबसे प्रॉपर रहेगा, प्राइसिंग में एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो उनको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, लेबर का कॉन्ट्रैक्ट। तो अज्यूम करो एक्स एंड कंपनी लेबर सप्लायर से ही है, ओके। तो इन लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो ये लोग अभी गवर्नमेंट को बिलिंग करेंगे, ओके, गवर्नमेंट को बिलिंग करेंगे फॉर प्योर लेबर सर्विसेज। तो यहां पर एक्स एंड कंपनी को जीएसटी चार्ज नहीं करना है। समझ में आया? क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो ऑल अर्बन मिशन के अंडर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले। ओके, ऑल अर्बन मिशन या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना एंड जो भी और एक लिखा हुआ था वो, तो ये तीनों सर्विसेज तीनों प्रोजेक्ट्स के अंडर अगर दिया हुआ है तो फिर एग्जेम्पशन मिलेगा। क्लियर? समझा पॉइंट? या फिर एनी वर्क ऑफ सिविल स्ट्रक्चर और एनी अदर ओरिजिनल वर्क्स, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी भी चलेगा, सिर्फ लेबर नहीं, दूसरा वो भी, मतलब समझो कंस्ट्रक्शन करवाया, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का गेट बनाने का सर्विसेज दिया, तो वो सब सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? स्पेसिफाइड स्कीम्स के अंदर ही प्रोजेक्ट होना चाहिए। ओके, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? सेकंड, हाँ
हाँ, बिल्डर वाले केस में नहीं लगता, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में लगता है ना, तो इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन में भी नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर देखो, जो बिल्डर का केस है, आप जो बोल रहे हो वो आउटवर्ड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हो, इनवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। ओके, बिल्डर ने फ्लैट सेल किया, सीसी आ गया, तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो फ्लैट बनाने के लिए लेबर सर्विस जो लिया रहेगा उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, बराबर। इस केस में परचेस पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि सेल होने वाला है अंडर सर्टन मिशंस, समझा? हाँ, तभी नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कि समझो ये दूसरा कोई बिल्डर है, फॉर एग्जांपल रीजेंसी। ओके, तो रीजेंसी को अगर बिल्डिंग बनाना है तो वो लेबर सर्विस लेगा, तो ये लेबर सर्विस टैक्सेबल है। फिर हो सकता है कि रीजेंसी सीसी के बाद बेचे तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा, ये हो सकता है, लेकिन इधर तो जीएसटी लगेगा। लेकिन अपने इस केस में यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये लोडा बिल्डर रीजेंसी बिल्डर नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, समझा? नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ इरेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क्स pertaining to single residential unit otherwise as a part of residential complex. In simple words, अगर बंगला बनवाया तो एग्जेम्प्ट, एंड अगर बिल्डिंग बनाया तो टैक्सेबल, प्रोवाइडेड सीसी के पहले पैसा मिला। ठीक है, अगर आप लोगों ने सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट बनाया अदरवाइज एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, मतलब कि बिल्डिंग का एक प्लॉट, एक फ्लैट नहीं होना चाहिए, आपका पूरा एक अलग से जगह है, अलग से आपने फ्लैट बनाया, ओके, अलग से बंगला बनाया, तो उस केस में एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप लोगों ने बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट लिया है एंड अंडर कंस्ट्रक्शन लिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर है? आगे अभी ये चार्ट में हम लोग समझेंगे, बोर्ड पे समझेंगे। देखो, उधर ना एक बहुत बड़ा फॉर्मूला लिखा हुआ है, और फॉर्मूला का लॉजिक के साथ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर देखो, पहले हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला खुद ही बनाएंगे। ठीक है, अज्यूम करो कि ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, बिल्डिंग बनाना है, एंड नीचे कमर्शियल स्पेस है, मतलब यहाँ पर सब दुकानें आने वाली, तो इधर शॉप्स वगैरह रहेगा, तो ये डीमार्ट रहेगा, डीमार्ट बाजू में डीमार्ट हो गया, रिटेल शॉप्स हो गया, ये सब रहेगा नीचे, एंड यहाँ पर पूरा बिल्डिंग रहेगा। ओके, अभी यहाँ पर मैं स्पेस लिख रहा हूँ, अज्यूम करो 750 स्क्वायर मीटर ये बिल्डिंग का एरिया है, एंड 250 स्क्वायर मीटर ये कमर्शियल स्पेस है। ओके, ये 750 है, ये 250, टोटल 1000 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट नहीं, स्क्वायर मीटर है, समझ में आ रहा? अभी जिसका भी ये लैंड था यहाँ पर, ओके, जो जिसका भी लैंड था, वो लैंड जिसका भी मतलब लैंड था, वो पर्सन ने प्रमोटर को टीडीआर दिया रहेगा, ओके, टू डेवलप द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। ओके, टीडीआर बेचा रहेगा ना। अभी जो टीडीआर बेचा है, अज्यूम करो टीडीआर सेल हुआ है 50 लाख, ओके, 50 लाख में टीडीआर दिया। अभी हम लोगों ने चार्ज ऑफ जीएसटी में सीखा था, तभी बताया था क्या पूरा? नहीं बताया था, ठीक है। तो टीडीआर अगर 50 लाख में बिका है, तो हम लोगों ने उधर क्या सीखा था कि 50 लाख के ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा? हाँ, सुनो, अभी हम लोगों ने सीखा था कि 50 लाख के ऊपर जीएसटी प्रमोटर को भरना पड़ेगा, आरसीएम का नहीं, 18%, 5% तो उसमें लगेगा। अगर 45 लाख के ऊपर प्रॉपर्टी का वैल्यू रहेगा, तो बिल्डर जो बेचेगा उस पर 5% है, ठीक है, प्रमोटर को 18% पे ही आरसीएम में जीएसटी भरना पड़ेगा, ऐसा सीखा था। ओके, लेकिन अभी वो इनकम्प्लीट चीज था, ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी के लिए उतना सफिशिएंट था लर्निंग, लेकिन एग्जेम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे, सुन। गवर्नमेंट बोलता है कि जितना रेसिडेंशियल का पार्ट है ना, जितना रेसिडेंशियल का पार्ट है उतने का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा।
ओके 50 लाख रिलेट्स टू पूरा 1000, तो उसमें से 750 बिल्डिंग का है ना, रेसिडेंशियल का है, तो उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, कमा 50 लाख इंटू क्या किया आपने 750 अपॉन 1000। क्लियर है, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर है 37,500, 37,50,000। ठीक, ये क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर पॉइंट। अभी फॉर्मूला बनाओ। अच्छा सुनो सुनो, एक सेकंड सुनो, एक सेकंड। ये जो 50 लाख है ना, इसके ऊपर पहले जीएसटी निकाल लो। ओके, कितना आएगा 9 लाख रुपीस। अभी 9 लाख लिखो यहाँ पर, वो बेटर रहेगा। हाँ, आंसर भी बता दो। 6,70,000। तो इतना जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। समझ में आएगा, पहले हमने वैल्यू निकाला था, अभी जीएसटी एग्जेम्प्ट निकाला। अभी फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला यूज किया। हाँ, जीएसटी ऑन टीडीआर। ओके, जीएसटी ऑन टीडीआर मल्टीप्लाइड बाय क्या किया, हाँ, कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल। ठीक है, तो कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, रेसिडेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल कारपेट एरिया, टोटल कारपेट एरिया। आया समझ में। पहला फॉर्मूला क्लियर। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, जीएसटी ऑन टीडीआर और एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज सबके केस में सेम, मल्टीप्लाइड बाय कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल। ठीक है, इसमें 750 का कितना होगा, डिवाइड बाय टोटल कारपेट। क्लियर है पॉइंट। देखो फॉर्मूला समझ में आएगा। ओके, अभी सुनो, ये भी एग्जेम्पशन कंप्लीट नहीं है। अभी गवर्नमेंट क्या बोलता है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी बनाना शुरू किया, अभी हम लोग सीसी तक रुकेंगे। सीसी के डेट पर जितना भी अनबुक्ड फ्लैट्स रहेगा, जितना भी अनबुक्ड फ्लैट्स रहेगा, उसका तुमको रिवर्स करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम आपको एग्जेम्पशन क्यों दे रहे हैं, ये अजम्पशन में कि सारा का सारा सेल हो जाएगा सीसी के पहले। ठीक है, पॉइंट समझ, पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने आपको एग्जेम्पशन क्या सोच के दिया कि सीसी के पहले आप सबका सब फ्लैट बेच दोगे, लेकिन अगर सीसी के दिन पर कुछ अनसोल्ड फ्लैट रहता है तो उतने का आपको रिवर्स करना पड़ेगा, एग्जेम्पशन रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, अभी इसी केस में हम लोग अज्यूम करते हैं से 250 स्क्वायर मीटर इज अनबुक्ड, मतलब कि बुक नहीं हुआ है, तो हमको यहां पर कितना एग्जेम्पशन रिवर्स करना पड़ेगा, अभी तुम लोग को सोचना है। बोलो कितना रिवर्स करेंगे। वेरी गुड। क्योंकि जितना एग्जेम्पशन हमने लिया हुआ है उसमें से 250 का रिवर्स करेंगे, सिंपल, समझा। हाँ, तो हम लोग का स्टार्ट इधर से होगा, 675 से स्टार्ट होगा। ओके, 675 इंटू 250 अपॉन 750। क्लियर है, इतना क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। समझा क्या। अभी फॉर्मूला क्या बनाया, एग्जेम्पशन टेकन इनटू अनबुक्ड फ्लैट, हाँ अनबुक्ड फ्लैट एट द टाइम ऑफ सीसी डिवाइड बाय टोटल रेसिडेंशियल का कारपेट एरिया। समझ में आया, कारपेट एरिया ऑफ रेसिडेंशियल। समझा दोनों फॉर्मूला। क्योंकि बुक में 2 फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी देख लो, अभी समझ में आएगा। लॉन्ग टर्म लीज के लिए भी सेम फॉर्मूला, इसलिए लॉजिक के साथ करेंगे ना तो इजीली समझ में। सब कंसिडर, यस यस। और एरा में जब प्रोजेक्ट जाता है ना, तब आपको सबमिट करना पड़ता है।
कि कितने कमर्शियल स्पेस कितने स्क्वायर मीटर का है, स्क्वायर फुट का रहेगा। तो रेरा के हिसाब से जो बना है प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से लेंगे हम लोग। हाँ, वो रेसिडेंशियल माना जाएगा। एग्जाम्पल के साथ फॉर्मूला लिखना और थोड़ा प्रॉपरली लिखना, ये इधर उधर मतलब एक स्क्रीन पे आना चाहिए, इसलिए इधर उधर लिखा, तो हम लोग प्रॉपरली लिखा। अभी बुक में फॉर्मूला पढ़ लो एक बार, चार्ट में समझ में आ रहा है क्या, देखो अभी। हाँ, पे करना है। देखो ये दोनों उल्टा है। ओके, अगर आपने फ्लैट सीसी के बाद सेल किया तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो गवर्नमेंट को उस फ्लैट पे रेवेन्यू नहीं मिलने वाला है, इसीलिए टीडीआर पे रेवेन्यू निकाल रहा है। ओके, एंड अगर सीसी के पहले आप अगर फ्लैट बेचोगे तो फ्लैट पे जीएसटी पे करने वाले हो, तो टीडीआर का जीएसटी एग्जाम कर दिया। समझ में आया पॉइंट? एकदम उल्टा किया है लोग। नहीं नहीं, इंटरेस्ट, क्योंकि सीसी के दिन तक रुकना ही पड़ेगा ना अपने को। अगर सीसी के दिन पे अनुरूप फ्लैट निकालना है तो सीसी के दिन पे तो रुकना ही पड़ेगा। हुआ? ऐसा बोल नहीं सकते, रेरा के हिसाब से वो लोग एरियाज देख रहे हैं, कारपेट एरिया या फिर रेसिडेंशियल एरिया ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, और रेरा के प्रोजेक्ट के हिसाब से वो लोग देख रहे हैं कितना है कारपेट एरिया। अगर वो भी अगर आप रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है, ओके, तो फिर वो एग्रीमेंट बनता है ना पूरा, तो उस एग्रीमेंट पे लिखा रहता है कि हम लोग इतना इतना जगह शॉप देने वाले हैं वगैरह, तो उतने का आपको एग्जिम्पशन मिलेगा, शॉप का नहीं, रेसिडेंशियल का मिलेगा। आपको किसी क्लाइंट के उधर काम करना है अभी भी, मतलब वो सोसाइटी वाला ही है क्या? अच्छा अच्छा, कौन सा बिल्डर है? अच्छा, बराबर, मस्त। चलो, और कुछ डाउट है? और कुछ समझ में आया? ठीक है, टीडीआर एफएसआई का ये हो गया पॉइंट। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, लोकेशन चार्जेस और प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस कलेक्टेड इन एडिशन टू लीज प्रीमियम फॉर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड आर एग्जेम्प्ट। मतलब कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म लीज के लिए कोई लैंड ले रहे हैं, ओके, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, तो लॉन्ग टर्म लीज का जो प्रीमियम रहता है, ठीक है, उसके लिए भी हमने यही ट्रीटमेंट सीखा पूरा। देखो, जीएसटी ऑन टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज, सबके लिए तीनों के लिए एक ही था फॉर्मूला। ओके, तो एग्जाम्पल किसी का लैंड है मरीन ड्राइव पे, तो वो बोलता है कि मेरे लैंड के सामने सी फेसिंग, तो उसका मैं चार्जेस ज्यादा लूंगा, ठीक है, लीज प्रीमियम तो लूंगा, उसके साथ साथ प्रेफरेंशियल लोकेशन का चार्जेस भी लूंगा। ओके, तो वो लोकेशन का चार्जेस भी इसी में ऐड हो जाएगा। क्लियर है क्या? वो भी एग्जाम्प्ट रहेगा अगर ये एग्जाम्प्ट है तो। ठीक है, तो ये हियर वी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या क्या? वो प्रीमियम का अमाउंट लेंगे, जितना प्रीमियम प्लस जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस दिया हुआ है वो दोनों इंक्लूड करके। ओके, इट वुड आल्सो बी एग्जेम्प्ट। क्या क्या? नहीं, उसके साथ ही चलेगा वो। हाँ, वो भी प्रपोर्शन करेंगे, यस यस यस, वो भी उसके साथ ही चलेगा। इट वुड बी इन एडिशन टू दैट लॉन्ग टर्म लीज, प्रीमियम के साथ ही चलेगा वो। ओके,
पूरा एग्जाम करेंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान होएगा ना। नेक्स्ट इज बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग, इसमें भी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। सुनो, सर्विसेज बाय आरबीआई आर टैक्सेबल, ओके, एंड सर्विसेज टू आरबीआई आर आल्सो टैक्सेबल। पहले एक जगह पे एग्जाम था, ओके, पहले बाय टैक्सेबल था, टू एग्जाम था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, दोनों ही टैक्सेबल है। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट से अमेंडमेंट आया कि आरबीआई को सर्विस दिया तो भी टैक्सेबल, आरबीआई ने सर्विस दिया तो भी टैक्सेबल, दोनों ही टैक्सेबल है। ओके, तो अभी अगली बार ये पॉइंट ही निकाल दूंगा। ओके, समझ में आया क्या? पहले इधर एक जगह पे एग्जाम था, इधर टैक्सेबल था, अभी टू भी टैक्सेबल कर दिया। ओके, तो आरबीआई को अगर आपने सर्विसेज दिया तो भी आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, एंड आरबीआई ने अगर दिया तो भी जीएसटी चार्ज करेगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों सर्विसेज टैक्सेबल है। एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस है कि आपने सर्विस दिया आरबीआई को, तो जो लोग रिपीटर्स है एग्जाम में, जो लोग वापस दे रहे हैं, उनके लिए शायद कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट रहेगा कि हम लोग अब तक तो एग्जाम करते थे, ठीक है, पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले रहेंगे उनके लिए यही नया पॉइंट है, मतलब कि यही फर्स्ट टाइम लर्निंग है। क्लियर है क्या? तो तुम लोग को ध्यान रखना है कि सर्विसेज टू आरबीआई आर आल्सो टैक्सेबल। ओवरसीइंग कमेटी वाला आरसीएम, बाकी सब एफसी। नेक्स्ट ये अपन ने 100 बार पढ़ा है। ओके, इंटरेस्ट डिस्काउंट का टर्नओवर एग्जाम्ड है, वो यहां पर लिखा है। ओके, चलो क्या पढ़ा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ extending deposit, loans or advances in so far as consideration is represented by way of interest or discount other than interest involved in credit card। मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल, ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे इंटरेस्ट और बिल डिस्काउंटिंग का जो भी इनकम है वो सब एग्जाम्प्ट रहेगा। होम लोन का इंटरेस्ट, बिजनेस लोन का इंटरेस्ट, प्रोफेशनल लोन का इंटरेस्ट, ठीक है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट, मॉर्गेज का इंटरेस्ट, सबका सब इंटरेस्ट का रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट का रहेगा, टैक्सेबल। क्लियर पॉइंट? इंटर से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग बैंक, अमॉन्ग ऑथोराइज्ड डीलर और बैंक एंड ऑथोराइज्ड डीलर, दे आर एग्जाम्प्ट। ओके, मतलब अभी फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के पास कोई करेंसी कम पड़ रहा है, ओके, एचडीएफसी बैंक है, ये आईसीआईसी बैंक है, एंड ये एक ऑथोराइज्ड डीलर है फॉरेक्स का, ठीक है, फेमा का लाइसेंस लगता है उनको। तो अभी अगर इसके पास कुछ डॉलर शॉर्ट है, मतलब यूएसडी इसके पास थोड़ा कम हो गया, ओके, तो ये क्या करेगा, यूएसडी इन लोग से खरीदेगा, तो एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा है। ये बोलता है मेरे पास पाउंड नहीं है, ओके, या पाउंड कम है, तो यहां पर एचडीएफसी बैंक इसको पाउंड देगा एंड यूएसडी लेगा। तो यहां पर ये लोग दोनों आपस में जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं वो कमीशन एग्जाम्प्ट रहेगा। आया समझ में पॉइंट? कमीशन इज एग्जाम्प्ट, पर एग्जाम्प्ट कब रहेगा? जब दो बैंक्स के बीच में हो रहा है, या तो दो ऑथोराइज्ड डीलर के बीच में हो रहा है, या तो एक बैंक एंड एक ऑथोराइज्ड डीलर के बीच में हो रहा है। आया समझ में? तो टैक्सेबल कब होगा? जब कस्टमर बीच में रहेगा तो टैक्सेबल। समझ में आया? मतलब अगर बैंक ने मुझे बेचा तो टैक्सेबल, अगर मैंने बैंक को कुछ दिया तो भी टैक्सेबल। समझ में आ रहा है पॉइंट? मैंने ऑथोराइज्ड डीलर से खरीदा तो भी टैक्सेबल, मैंने ऑथोराइज्ड डीलर को दिरहम दिया तो भी टैक्सेबल। उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का स्पेशल प्रोविजन पढ़ा हुआ है हमने, याद आया क्या? अप टू 1 लाख, हाँ 1 लाख टू 10 लाख, मोर देन 10 लाख, ठीक है, 0.1%, 0.05%, ठीक है, वो वाला पूरा अपन ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, सर्विस चार्जेस कलेक्टेड ओवर एंड अबाउट द लोन आर टैक्सेबल। प्रोसेसिंग फी,
ठीक है, लोन देने के बाद जो भी चार्जेस कटता है, प्रोसेसिंग फी हो गया, सैंक्शन चार्जेस हो गया, उस पे जीएसटी आएगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इन मनी नहीं है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन इन मनी है वो एग्जेम्प्ट है, इट इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि मनी इज नॉट अ सप्लाई। मनी इज नॉट अ सप्लाई, ओके। तो जो भी लोन दिया है इट इज नॉट अ सप्लाई, लेकिन लोन का प्रोसेसिंग फीस रहेगा वो सप्लाई माना जाएगा। आगे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक आर एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो ये जो दो इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा हुआ है, इन लोगों ने जो भी सर्विसेज दिया है आपको वो एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, जीएसटी शैल नॉट बी चार्ज ऑन द चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक ऑफ पेमेंट ऑफ up to rupees 2000 made by any person through debit card, credit card, RuPay, Bheem, UPI. Okay, the said exemption is to encourage online transactions for small amount made by debit card, credit card or other payment card service. भी यूट्यूब पे ना एक मैंने लेक्चर डाला हुआ है, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में डाला था 1 साल पहले, उसमें ना पूरा क्रेडिट कार्ड का प्रोसेसिंग बताया था। ओके, एंड ये जो एग्जाम्पशन है उससे कैसे लिंक करना है वो मैंने तभी बताया था। अभी यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्रक्स पे बात कर रहे हैं। ओके, सो अभी फॉर एग्जांपल ये डीमार्ट है। ओके, डीमार्ट में अगर तुम लोग जाओगे तो उनका पॉइंट ऑफ सेल मशीन रहेगा, मालूम, पॉइंट ऑफ सेल मशीन रहता है, एक HDFC का एक डब्बा रहता, उसमें तुमको अपना कार्ड स्वाइप करना, बराबर। तो इसमें तुम लोग कार्ड स्वाइप करोगे, हो सकता है कि ये IDBI बैंक का कार्ड हो। ओके, POS मशीन एग्जांपल HDFC का। ओके, डीमार्ट का बैंक अकाउंट भी HDFC में। अभी क्या होगा, जब भी ये POS मशीन में IDBI बैंक का कार्ड स्वाइप होगा तो HDFC बैंक का जो, इसको मर्चेंट बोलते हैं, ओके, मर्चेंट बैंक। तो इसमें क्या होता है, HDFC बैंक का जो पोर्टल है वो IDBI बैंक को नोटिफाई करता है कि आपके कस्टमर का डेबिट कार्ड यहाँ पर स्वाइप हुआ है या क्रेडिट कार्ड जो भी है। ठीक है, क्या इस पर्सन के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है टू डिडक्ट, या फिर क्रेडिट कार्ड के केस में क्या सफिशिएंट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है अभी, या फिर ओवर मतलब लिमिट पूरा खत्म हो चुका है। ओके, तो IDBI बैंक क्या करता है, कंफर्म करता है कि हाँ इसके पास अकाउंट में इतना बैलेंस है या तो इसके पास इतना लिमिट बाकी है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, डेबिट हो जाएगा। अभी क्या होता है प्रैक्टिकली, हमारे अकाउंट से तो कट चुका है, हम लोग के अकाउंट से कट चुका है। अभी पूरे दिन में जितना भी प्रोसेसिंग हुआ रहेगा, ठीक है, वो पूरे का बैच प्रोसेसिंग होता है। बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि पूरे दिन में जितने भी कार्ड स्वाइप हुए रहेंगे एक स्पेसिफिक बैंक से, वो पूरा पेमेंट एक साथ मिलता है। ठीक है, उन लोग का बैकएंड पे इस तरीके से सिस्टम रहता है, पूरा पेमेंट एक साथ वो लोग क्या करते हैं, एक साथ देते हैं। ओके, फ्रॉम बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक का ट्रांजेक्शन बोल रहा हूँ। डीमार्ट को तो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वाइज ही मिलेगा, लेकिन बैंक टू बैंक जो ट्रांसफर होगा वो पूरे दिन का एक एक होगा। नहीं तो क्या होगा, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक के बीच में भी ट्रांजेक्शन छोटे छोटे दिखेंगे। ओके, तो करोड़ों एंट्री आ जाएंगी, तो उनका बैच प्रोसेसिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस है जो HDFC बैंक IDBI को चार्ज करेगा, ठीक है, एंड IDBI ऑब्वियसली अपने अकाउंट में ही करता है। ठीक है, छोटा मोटा रहता है ना, डेबिट 45 रुपीज 20 रुपया, और ट्रांजैक्शन चार्जेस है। ओके, तो अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर 2000 से कम के सेटलमेंट के लिए लगाए, ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर 2000 रुपए से कम के सेटलमेंट के लिए लगाया है, तो उस ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर GST नहीं आएगा। देखो, ट्रांजैक्शन चार्ज के अमाउंट का 2000 का बात नहीं चालू, 2000 का पेमेंट अगर हुआ है, 2000 या उससे कम, अगर 2000 से कम का पेमेंट अगर हुआ है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्ज लगा है, उसके ऊपर GST नहीं आएगा। दिस इज टू एनकरेज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ओके, अगर 2000 के ऊपर का आपने शॉपिंग किया तो उसके ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर GST आएगा।
लेकिन उससे कम वाला किया तो नहीं आएगा। क्लियर है पॉइंट? देखो यूपीआई में वगैरह तो वैसे भी चार्जेस नहीं रहते, क्योंकि यूपीआई वगैरह में तो चार्जेस रहता ही नहीं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में रहता है चार्जेस जनरली, डेबिट में भी कम रहता है, क्रेडिट कार्ड में तो रहता ही है। आगे सर्विसेज बाय आईएफएससी, दैट इज इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज located in multi-services associated with international financial service center status to customer located outside India for international financial services in currency other than INR। मतलब कि अगर आपको रुपीस छोड़ के दूसरे किसी करेंसी में ट्रांजैक्शन करना है, ओके, रुपी छोड़ के दूसरे किसी करेंसी में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है एंड आप अगर एसईजेड में लोकेटेड हो, ओके, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली एसईजेड के लिए बेनिफिट दिया हुआ। ओके, सर्विसेज बाय इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड। तो एसईजेड में अगर ये वाला यूनिट लोकेटेड है, ठीक है, आईएफएससी, ये गांधीनगर में है, ठीक है, इंडिया में गांधीनगर में आईएफएस, हाँ आईएफएससी। तो अगर उधर से सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, अभी अपन ने एक एंट्री सीखा था आरसीएम में, बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंकिंग कंपनी। तो यहाँ पर आरसीएम में जीएसटी कौन पे करेगा? बैंक, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग एक एग्जेम्पशन का पॉइंट देख रहे हैं, अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है विथ रिगार्ड्स टू रूरल ब्रांच, ठीक है, रूरल अकाउंट, तो यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहेगा। अर्बन रहेगा तो आरसीएम, रूरल रहेगा तो एग्जेम्प्ट। सेम विथ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ठीक है, सेम अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी सीखा था हमने, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अगर सर्विसेज दिया गया इन रिलेशन टू रूरल ब्रांच अकाउंट तो एग्जेम्प्ट। ये भी हो गया, ये भी हो गया। एंड इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट ने भी उसी तरीके से बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट और टू एन इंश्योरेंस कंपनी, मतलब कि एलआईसी का जो एजेंट है, ओके, एजेंट नहीं, बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब कि जो लोग पीछे पड़ जाते हैं ना, ठीक है, पॉलिसी ले लो, पॉलिसी। तो देखो, अगर वो एजेंट है तो अलग बात है, उसका सर्विसेज तो आरसीएम में ही है, लेकिन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट, अगर इन लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया विथ रिगार्ड्स टू रूरल ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ पर एग्जेम्पशन सेम रहेगा। ओके, अर्बन रहेगा तो टैक्सेबल एंड अगर रूरल रहेगा तो एग्जेम्प्ट। ये अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल भी हो गया। फोन कर लो। ठीक है, नाउ लेट अस डू गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी by way of transport of goods in a goods carriage of below product are exempt। मतलब कि यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखेंगे, ओके, एंड स्पेसिफिक मोड्स देखेंगे, अगर उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, अगर आप लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट किया, देखो हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के एग्जेम्पशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहे। क्लियर है? तो यहां पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो रहेगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या रहता है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में सीखा था, ठीक है, ठीक है, हॉर्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना चाहिए, याद है? उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ओके, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया या तो आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड हो गया। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, वेसल और जीटीए। ध्यान से सुनना, यहां पर मोड स्पेसिफाइड है, रेल, वेसल और जीटीए, तीन ही मोड्स हैं। ओके, रेल, वेसल एंड जीटीए। तो यहां पर कौन सा मोड कवर नहीं हुआ? एयर। समझा? मतलब अगर जो यहां पर प्रोडक्ट लिखे हुए हैं
वो सब एयर से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इट विल बी टैक्सेबल। क्लियर हो रहा है? लेकिन अगर जीटीए रेल और वेसल से हुआ तो एग्जेम्प्ट। कौन से मटेरियल से? हाँ हाँ, मतलब कि अगर रिलीफ मटेरियल्स हमने भेजा थ्रू जीटीए तो ट्रांसपोर्टर जो चार्ज कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करेगा। हाँ क्या क्या? नहीं, जीटीओ वाला नहीं, जीटीओ वाला तो नहीं, यहाँ पर कवर है उसका। हाँ दोनों को नहीं मिले। ओके, यहाँ पर अगर जीटीए वेसल और रेल इन दोनों से हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया, लिसन, रिलीफ मटेरियल्स मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स। ओके, अगर फ्लड वगैरह आया है, ओके, फ्लड वगैरह के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अगर रिलीफ मटेरियल्स भिजवाए हैं थ्रू जीटीए, ओके, और रेल और वेसल, तो यहाँ पर इट विल बी एग्जेम्प्ट। मैनमेड डिजास्टर्स, ओके, जैसे वॉर हो चालू है अभी, मैनमेड डिजास्टर, टेररिस्ट अटैक, मैनमेड डिजास्टर, तो इन सब केसेस में जो भी आप लोग रिलीफ मटेरियल भेज रहे हो इट विल बी एग्जेम्प्ट। कैलामिटीज, ओके, जैसे फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, और एक्सीडेंट्स और मिसहैप, मतलब कि बोलते ना अपन मैसेकर हो गया या ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं अपन, जैसे लोग रास्ते पे आ गए धरना देने को, तो वो सब उधर मतलब आंसू गैस का गोला डाला, ठीक है, तो उन सब में अगर कुछ आंसू गैस का गोला रहता ना, क्या बोलते हैं, वही बोला ना अभी मैंने, हिंदी में बोला। ओके, तो आंसू गैस का गोला अगर डाला है सब लोग को, ऐसा वो रहता है, क्या रहता है, गैस डालते हैं जिससे आंख में ऐसा तकलीफ होता है। ओके, तो वो सब के टाइम पर अगर हम लोगों ने कुछ मटेरियल्स वगैरह भेजा है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। अगर डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट हुआ, ओके, तो भी एग्जेम्पशन। लेकिन एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब कौन सा मोड होना चाहिए? रेल, वेसल, जीटीए। मिलिट्री इक्विपमेंट, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, मतलब कि ये रजिस्ट्रार में रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होना चाहिए। ओके, तो उन लोग में जो भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स का ट्रांसपोर्टेशन है इट विल बी एग्जेम्प्ट। और मटेरियल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, ठीक है, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्स, राइस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर। देखो तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शुगर पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर, बोलो शुगर और टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल, ठीक है, सॉल्ट एग्जेम्प्ट, यहां पर सॉल्ट लिखा है, क्लियर है क्या? तो यहां पर अपने को एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। मिल्क, सॉल्ट, हाँ, खाली सॉल्ट लिखा है तो उसमें कवर हो जाएगा, प्रोसेस भी, दोनों भी कवर हो जाएगा, क्योंकि नमक इज नेसेसिटी, नमक के बिना खाना क्या खाना। ओके, तो इसलिए, तो हाँ बोलो। तो टैक्सेबल है वो, टैक्सेबल है, कुछ कर नहीं सकते। नहीं, गलती से नहीं, उन लोगों ने सोच के रखा रहेगा, पता नहीं क्या क्या। गवर्नमेंट का नहीं, ऐसा नहीं, दोनों के लिए है ये, ऐसा नहीं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए एग्जेम्पशन है, सबके लिए है। हाँ, नहीं नहीं, दोनों जन देंगे तो टैक्सेबल। ओके, अभी गवर्नमेंट का लॉजिक ये हो सकता है कि एयरक्राफ्ट से मतलब हाई वैल्यू चीज, मतलब क्या बोलते हैं अपन, जो लोग ज़्यादा अफोर्ड कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट में डिजास्टर हुआ है, तो वो स्टेट अगर एयरक्राफ्ट से गुड्स मंगवा रहा है तो बहुत खर्चा कर रहा है, तो यहाँ पर इतना खर्चा कर रहा है तो जीएसटी भी आने दो। हाँ, तो जीएसटी भी आने दो, टाइम बच रहा है आपका तो। ओके, मतलब एयरक्राफ्ट से लोगों ने एग्जेम्पशन नहीं दिया, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, इन सब से कोई एग्जेम्पशन नहीं। मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर्स, ओके, फ्लोर्स इंपॉर्टेंट है, आटा, ओके, खाली गेहूं भेजोगे तो भी एग्जाम क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, गेहूं का आटा भेजोगे तो भी एग्जाम क्योंकि फ्लोर्स है। आया क्या समझ में? एग्जाम में ध्यान देना है, फ्लोर्स है क्या है।
पल्सेस, अभी इसमें दोनों टाइप का पल्स आ गया, होल ग्राम पल्स एंड नॉर्मल पल्स, राइस, ऑर्गेनिक मैनूवर, ठीक है। तो ये सब स्पेसिफिक चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट रहेगा अगर स्पेसिफिक मोड से किया है तो। स्पेसिफिक मोड क्या है? रेल, वेसल, जीटीए। ओके, आगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे इक्विपमेंट और रेलवे मटेरियल्स बाय रेल और वेसल इज टैक्सेबल। तो ये पॉइंट अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि पहले रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स यहां पर था, बाद में यहां से हट के वो लोगों ने क्या किया है, जीटीए के थ्रू एग्जेम्पशन रखा है। ओके, जीटीए के थ्रू इट इज स्टिल एग्जेम्प्ट, बट रेल एंड वेसल पे टैक्सेबल कर दिया। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। रेलवे इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल पटरी। ओके, पटरी, रेल का ट्रैक। ओके, अभी रेल का ट्रैक वैसे अपने को बड़ा दिखता है, लेकिन वो मतलब बीच में डिवाइड किया हुआ रहता है। अगर समझो कि एकदम बड़ा ट्रैक है एंड एकदम बड़ा ट्रक में उस रेलवे के पटरी को एक के ऊपर एक डाल के तुम लोग लेके जा रहे हो। ओके, तो रोडवे से जा रहा है, जीटीए से, तो एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर यही रेलवे का ट्रैक मालगाड़ी में जाता, ओके, तो ये टैक्सेबल रहता। क्लियर है, समझ में? क्या? नहीं, ये वाला फाइनल समझो, ये जो है, तो ये चाहिए तो क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, तो अभी लिख दो, चाहिए तो लिख लो, उसको अपडेट करो, ये वाला फाइनल है, इसके हिसाब से अपडेट करो। ठीक है, आगे। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरियज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और थ्रू कॉन्टिजियस स्टेट्स। अभी तुम लोग को अगर व्हीकल का ऑल इंडिया परमिट लेना होता है तो उनका एक पोर्टल है। ओके, वहां पर अपने को ऑल इंडिया परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ऑल इंडिया परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अभी ऑल इंडिया परमिट के लिए हम अप्लाई करते हैं तब कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है। ओके, तो वो चार्जेस भी एग्जेम्प्ट रहेगा ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, वो चार्जेस क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट रहेगा। ऑल इंडिया परमिट ऑब्टेन करने का चार्जेस एग्जेम्प्ट रहेगा। एग्जेम्पशंस ऑन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी जो हमने ऊपर देखा वो स्पेसिफिक गुड्स के लिए एग्जेम्पशन था। अभी मोड्स के हिसाब से हम लोग एग्जेम्पशन देख रहे हैं, मोड्स के हिसाब से। ओके, कौन से मोड पे क्या एग्जेम्पशन मिलेगा। तो यहां पर गुड्स मैटर नहीं कर रहा है। अगर गुड्स होगा तो स्पेसिफिक देख लेंगे। ओके, अगर अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स है तो फिर मोड के हिसाब से टैक्सेबिलिटी हो जाएगा। ओके, अगर रोड से आप लोग भेज रहे हो कुछ गुड्स, ठीक है, रोड से अगर जीटीए से जा रहा है तो टैक्सेबल। ठीक है, आरसीएम लगता है इसके ऊपर मोस्टली, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ जीटीए। अगर कुरियर एजेंसी से भेजा जैसे ब्लू डार्ट, फेडेक्स वगैरह, तो वो लोग भी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वो भी टैक्सेबल है। लेकिन अदर्स रहेगा तो एग्जेम्प्ट। मतलब अगर आप लोगों ने ऑटो से भेजा, ओके, अभी फॉर एग्जांपल मेंसा मेंसा ने सबके घर पे बुक ऑटो से भेजा, ऑटो वाले ने 1000 रुपया लिया, तो यहाँ पर ऑटो वाला जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा, भले उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर रहे, क्योंकि ऑटो इज नॉट अ स्पेसिफाइड रोड का मोड, जीटीए भी नहीं है, कुरियर एजेंसी भी नहीं है वो। ओके, तो अदर्स रहेगा तो एग्जेम्प्ट। समझ में आया? लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ओला ऑटो होता, हाँ, अगर ओला ऑटो होता तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी भरना पड़ता, ओला को जीएसटी भरना पड़ता। आया समझ में? अगर नॉर्मल ऑटो है तो एग्जेम्प्ट, अगर ओला ऑटो है तो टैक्सेबल। जीएसटी कौन भरेगा ओला ऑटो के केस में? ई कॉमर्स। आया समझ में? क्या क्या? हाँ, उनका भी एग्जेम्पशन। रेल, ठीक है, अगर रेलवे से गुड्स भेजा, हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, अगर रेलवे से आप लोगों ने क्या भेजा, गुड्स भेजा, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन अगर
रेल से रिलीफ मटेरियल गया तो एग्जेम्प्ट। आया समझ में? पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? जो ऊपर हम लोगों ने चीजें पढ़ी वो अगर रेल से भेजी थी तो एग्जेम्पशन मिल रहा था ना, तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा। क्लियर है? अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स के लिए ये वाला चार्ट है। ओके, तो रेल से भेजा तो फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन स्पेसिफाइड प्रोडक्ट वुड बी स्टिल एग्जेम्प्ट। इनलैंड वाटरवेज एग्जेम्प्ट। इनलैंड वाटरवेज क्या रहता है कि जो रिवर को यूज करके वो लोगों ने एक वाटरवे का मोड ही बना दिया। ओके, मोस्टली इट इज इन केरला, तमिलनाडु। ओके, वो साइड पर बहुत सारा रिवर्स है, तो दो सिटी के बीच में रिवर से ही एक वाटरवेज बना दिया। ओके, नेशनल वाटरवे नहीं है वो नेशनल वाटरवे नहीं है, वो दो रिवर्स को कनेक्ट कर दिया। ओके, इस तरीके से बना दिया। तो इनलैंड वाटरवेज से अगर भेजा है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। आगे, एयर और वेसल। वेसल मतलब शिप, नॉट यूटेंसिल। ओके, यहां पर शिप लिख। ओके, एयर और वेसल से अगर भेजा तो किस तरीके से सुनो। आउटसाइड इंडिया टू इंडिया मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर गुड्स आप लोगों ने इंपोर्ट किया थ्रू एयर और वेसल, थ्रू एयर और वेसल। ओके, अगर वेसल की हम बात कर रहे हैं तो वेसल में आरसीएम लगेगा। ठीक है, वेसल में इट इज आरसीएम, हमने सीखा हुआ ऑलरेडी। चार्ज ऑफ जीएसटी में आरसीएम का लिस्ट था। अगर इंडिया के बाहर से शिप में गुड्स आ रहा है, ओके, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम। लेकिन एयर से आ रहा है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है सुनो। कस्टम्स जो रहता है, कस्टम ड्यूटी, वो सीआईएफ वैल्यू पे लगता है, दैट इज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ठीक है, सीआईएफ वैल्यू के ऊपर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी। एंड अगर एयर से गुड्स आ रहा है तो फ्रेट का वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगा। अगर फ्रेट का वैल्यू ज्यादा है तो आईजीएसटी ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एयर के केस में हम लोग को आईजीएसटी वैसे ही ज्यादा मिल रहा है तो यहां पर वापस से आरसीएम नहीं चाहिए। क्लियर? लेकिन वेसल के केस में डबल टाइम टैक्स लग रहा है। एक तो कस्टम ड्यूटी लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है सीआईएफ पे, एंड आरसीएम भी हम लोग, हाँ, आरसीएम भी पे करना पड़ रहा है। ओके, तो इसके ऊपर एक केस लॉ था, मोहित मिनरल्स। ठीक है, सुना हुआ रहेगा शायद। ओके, तो ये इन लोगों ने चैलेंज किया था कि डबल टाइम टैक्स लग रहा है। एक तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पर हम लोग सीआईएफ वैल्यू पे आईजीएसटी भर रहे हैं, एंड उस फ्रेट के ऊपर आरसीएम में भी भर रहे हैं, तो डबल टाइम हो रहा है। ओके, तो यहां पर जजमेंट ये आया है कि एक ही बार लगेगा। ओके, लेकिन अब तक लॉ को अमेंड नहीं किया, तो अगले अटेम्प्ट तक अमेंड हो जाएगा। ओके, आगे, अगर इंडिया के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया, ओके, अगर इंडिया के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन किया, जैसे गुजरात से मुंबई, तो यहां पर फुल्ली टैक्सेबल। ओके, एयर हो चाहे वेसल हो। क्लियर? कांडला पोर्ट गुजरात से मुंबई नावा सेवा, अगर कोई वेसल आया तो यहां पर इट विल बी टैक्सेबल। क्या क्या? नहीं, ये देखो, ये एयर और वेसल से आ रहा है। ओके, एंड यहां पर कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अदर कस्टम स्टेशन है, मतलब कस्टम स्टेशन टू कस्टम स्टेशन ट्रांजेक्शन है। ओके, कस्टम स्टेशन एंड कस्टम पोर्ट, इसमें फर्क है। ओके, नोटिफाइड होना चाहिए, नोटिफाइड। ओके, अगर तमिलनाडु एंड केरला इन दोनों के बीच में अगर कोई एक शिप जा रहा है, ओके, अगर नोटिफाइड पोर्ट से नोटिफाइड पोर्ट जा रहा है, कस्टम्स में नोटिफाइड होता है पोर्ट, तो फिर एग्जेम्पशन मिल सकता है। ओके, मतलब इनलैंड वाटरवेज के थ्रू जा रहा है तो, हाँ, इनलैंड वाटरवेज में भी नोटिफाइड होना चाहिए, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन अगर कस्टम स्टेशन है वो, ओके, कस्टम स्टेशन आर नोटिफाइड, जैसे नावा शेवा नोटिफाइड कस्टम पोर्ट है और अपना जेएनपीटी, तो ये सब नोटिफाइड है, तो ये सब कस्टम स्टेशन कहे जाते हैं, तो यहां पर फुली टैक्सेबल रहेगा। ओके, इनलैंड वाटरवेज भी नोटिफाइड रहता है। क्वेश्चन में अगर इनलैंड वाटरवे वर्ड यूज किया है तो एग्जेम्पशन देना है, और अगर नहीं किया है तो टैक्सेबल करना है। हाँ, क्वेश्चन में दिया रहेगा, अजम्पशन नहीं लेना। क्वेश्चन में इनलैंड दिया रहेगा तो एग्जेम्प्ट, नहीं दिया रहेगा तो टैक्सेबल। ओके,
आगे, कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट। ओके, तो एक्सपोर्ट के केस में दोनों टैक्सेबल। तो टैक्सेबल रख के भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट में फिर जीरो रेटेड हो जाएगा वो, तो रिफंड मिलेगा। क्लियर है क्या? तो एयर से अगर आपने भेजा इंडिया के बाहर या फिर वेसल से भेजा, दोनों केस में इट वुड बी टैक्सेबल। हाँ, देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आपने किया एयर से किया, ओके, तो उस फ्रेट के ऊपर, एयर फ्रेट के ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना। ओके, एयर फ्रेट पे जीएसटी पे नहीं होगा। लेकिन अगर वेसल से आया है गुड्स, तो उसमें आरसीएम पे जीएसटी आएगा। ठीक है, लॉजिक क्या बताया? एयर फ्रेट हमेशा ज़्यादा रहता है ज़्यादा अमाउंट में, तो सीएएफ वैल्यू के ऊपर आईजीएसटी आता है। तो ये फ्रेट का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये आईजीएसटी भी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो गवर्नमेंट बोलता है कि एयर के केस में हम लोग को नहीं चाहिए। ओके, लेकिन वेसल के केस में डबल टाइम टैक्सेशन है। सीएएफ पे आपको आईजीएसटी भी भरना है एंड इस फ्रेट पे आरसीएम भी भरना है। तो कस्टम ड्यूटी भी भरी जाएगी एंड आरसीएम का आईजीएसटी भी भरा जाएगा, दोनों भरना है। क्लियर? समझ में आया सबको? आगे, सप्लाईज थ्रू पाइपलाइंस और कंडुइट आर फुल्ली टैक्सेबल। अभी ऑयल रिफाइनरीज वगैरह में पोर्ट से डायरेक्टली पाइपलाइंस के थ्रू आता है, ठीक है, ऑयल वगैरह चीज़ें, तो इस केस में फुल्ली टैक्सेबल रहेगा वो। ओके, अभी जैसे रिलायंस रिफाइनरीज, तो जैसे ही वो लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं पाइपलाइंस के थ्रू आता है। ओके, ताकि जल्दी से जल्दी ऑयल मिल जाए एंड टैंकर में डालो, उधर लोड करो, अनलोड करो, वो सब टाइम वेस्टेज अवॉइड होगा। तो जो भी पाइपलाइंस के थ्रू अगर आ रहा है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। आगे, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज associated with transit cargo to Nepal and Bhutan are exempt. In this regard, it is clarified that exemption under entry number 9B covers services associated with transit cargo both to and from Nepal, Bhutan. देखो, अभी क्या होता है, अगर हम लोगों ने इंडिया से नेपाल भूटान कुछ गुड्स भेजा है, ओके, तो ट्रांजिट में जो कंटेनर वगैरह जा रहा है वो कंटेनर जाएगा, वापस भी आएगा, तो खाली कंटेनर को वापस लाने का चार्जेस वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा एंड जो हमने भेजा है कंटेनर वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ओके, कंटेनर के अंदर जो गुड्स हमने भेजा है तो कंटेनर का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो ट्रांजिट का जो कार्गो है, ओके, दैट इटसेल्फ इज आल्सो एग्जेम्प्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट है। ऐसा नहीं कि खाली भेजना एग्जेम्प्ट है, उसको वापस लाना भी एग्जेम्प्ट है। ओके, पर ओनली नेपाल एंड भूटान होना चाहिए। ओके, अगर इन लोग को छोड़ के दूसरा कोई कंट्री है इट विल बी टैक्सेबल। अब ये जो पॉइंट है ये वाला, ये हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के साथ पढ़ेंगे। ओके, आइए पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। अभी हमने सीखा था गुड्स ट्रांसपोर्ट, अभी सीख रहे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अभी यहां पर मोड्स से यहां पर देखना, सुनो, अगर रोडवे से आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, खुद का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहां पर अपन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं थ्रू रोड। अभी रोड में हम लोग अगर बस से जा रहे हैं, बस से अगर जा रहे हैं तो स्टेज कैरियज से जा रहे हैं। अभी स्टेज कैरियज का मीनिंग सुनना। स्टेज कैरियज मतलब कि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर वो रुकेगा गाड़ी, ओके, उधर कुछ पैसेंजर को ड्रॉप करेगा, कुछ पैसेंजर चढ़ेंगे, ओके, एंड फिर आगे जाएगा। इसको बोलते हैं स्टेज कैरियज। कॉन्ट्रैक्ट कैरियज मतलब कि एक जगह से स्टार्ट हुआ, डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे रुकेगा। समझ में आया स्टेज कैरियज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरियज का डिफरेंस? अभी जैसे अपना एसटी बस, इट इज अ स्टेज कैरियज, लेकिन अगर मुंबई दर्शन के लिए कोई बस निकला है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैरियज हुआ, क्योंकि आपके घर से डायरेक्टली मुंबई दर्शन के लिए सीएसटी रुकेगा। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो स्टेज कैरियज इज नॉर्मली यूज्ड बाय पब्लिक, मतलब नॉर्मल पब्लिक
टूरिज्म के लिए कम यूज होगा यूज नो डाउट, लेकिन एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट कैरियज यूज नहीं होगा। ओके, तो स्टेज कैरियज में मेजोरिटी लोग टूरिज्म नहीं रहेंगे, जो रेगुलर आने जाने वाली पब्लिक रहेगी वो रहेगी। ओके, अभी स्टेज कैरियज से अगर आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, ओके, नॉन एसी से करोगे तो एग्जेम्प्ट। ओके, स्टेज कैरियज नॉन एसी, एग्जाम्पल क्या फिट करना है, एसटी बस जिसमें एसी नहीं होता, बराबर, धूल मिट्टी वाला बस। ओके, तो स्टेज कैरियज विदाउट एसी एग्जेम्प्ट। अगर एसी रहेगा तो टैक्सेबल। अच्छा, एक चीज समझना, स्टेज कैरियज हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, दोनों ही केस में एसी टैक्सेबल। ठीक है, तो याद रखने का सबसे पहला क्या चीज करना है आप लोगों को, एसी दोनों में टैक्सेबल, एसी दोनों में टैक्सेबल। ठीक है, अभी टूरिज्म ज्यादा किधर होगा, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, मुंबई दर्शन का एग्जांपल लिया था ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में टूरिज्म ज्यादा होगा। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर तुम लोग टूरिज्म कर सकते हो और तुम लोग घूमने घूमने जा सकते हो तो तुम लोग पैसे वाले हो, पैसे वाले हो तो जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, तो एसी हमेशा टैक्सेबल है, एसी है बस में एंड तुम लोग अफोर्ड कर पा रहे हो तो टैक्सेबल है ही है। अगर नॉन एसी है एंड टूरिज्म है तो भी टैक्सेबल। पर नॉन एसी टूरिज्म कहां पर मैक्सिमम होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। स्टेज कैरियज में आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जल्दी से, ओके, क्योंकि यहां पर जनरल पब्लिक चढ़ रहा है उतर रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में इजीली आइडेंटिफाइबल है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में नॉन एसी फॉर टूरिज्म इट विल बी टैक्सेबल, नॉन एसी अदर देन टूरिज्म एग्जेम्प्ट। ओके, एसी टैक्सेबल। समझ में आएगा चार्ट, एक बार यहां पर ड्रॉ करते हैं। सुनो अभी, स्टेज कैरियज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, ओके, दोनों में एक चीज कॉमन है, बोलो क्या, एसी दोनों में टैक्सेबल है। स्टेज कैरियज, स्टेज कैरियज, स्टेज मतलब कि हर जगह पे रुक के चल रहा है, स्टेज कैरियज। हाँ, सब बस आएगा, कोई भी बस स्टेज कैरियज से हो रहा। एसटी बस का तो एग्जाम्पल दिया मैंने खाली। सुनो अभी, स्टेज कैरियज एसी टैक्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज एसी टैक्सेबल। टूरिज्म किधर होता है ज्यादा, कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो इसमें हम लोग वापस दो पार्ट बनाएंगे, नॉन एसी टूरिज्म। ठीक है, तो टैक्सेबल। अगर नॉन एसी अदर्स तो एग्जेम्प्ट। ओके, एंड यहां पर नॉन एसी एग्जेम्प्ट। आया समझ में कैसे याद रखना है, एसी दोनों में टैक्सेबल, टूरिज्म कॉन्ट्रैक्ट में नॉन एसी टैक्सेबल एंड नॉन एसी अदर्स एग्जेम्प्ट। हाँ, उनको भी एग्जेम्पशन, हाँ वो भी कवर होंगे, यस। नहीं था, स्टेज में डिपेंड करता है कि उनका कैसा सर्विस है। अभी जैसे थाना में आप लोग जाओगे तो प्राइवेट प्लेयर का बस रहता है, मालूम है, कापुर बावड़ी से घोड़बंदर पे रहता है ना प्राइवेट बस, थोड़ा प्राइस ज्यादा रहता है लेकिन प्राइवेट बस भी रहता है, तो वो स्टेज कैरियज है।
तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर है। हाँ नहीं, डेस्टिनेशन एक होना चाहिए, कहीं से भी उठाओ तो डेस्टिनेशन एक होना चाहिए स्पेसिफिक, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर। हाँ हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट में एसी हो तो ऐसे टैक्स, समझा। हाँ अभी रोडवेज से ही चालू है, रोडवेज का ही ये ब्रांच है। ओके, मीटर कैब, ऑटो एंड मोटर कैब आर एग्जेम्प्ट। अगर आप लोग ऑटो से ट्रांसपोर्टेशन खुद का कर रहे हो, ओके, तो एग्जेम्प्ट, ऑटो एग्जेम्प्ट, मीटर कैब मोटर कैब एग्जेम्प्ट। मीटर कैब मतलब मीटर पे चलता है, ओके। मोटर कैब विदाउट मीटर बट टैक्सी, ठीक है, मतलब कि मीटर नहीं है उसमें। देखो मीटर कैब क्या रहता है कि मीटर पे चलता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई टैक्सी है इन जनरल, आपने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, कितना चार्ज होएगा, ओके, तो मीटर के बिना भी वो आइडेंटिफाई करके बोल देता है कि इतना किलोमीटर से तो 1 किलोमीटर का 6 रुपया इस हिसाब से लगेगा, तो वो मोटर कैब टाइप हो गया। क्लियर है, तो ये सब एग्जेम्प्ट रहेगा, ये सब एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर ओला ऑटो है या फिर ओला कैब है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी भरना पड़ेगा। आया समझ में? क्लियर है पॉइंट? अच्छा, वो एग्जेम्पशन जिधर भी सीखा ना ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में या स्टेज कैरियज में एग्जेम्पशन, वो एग्जेम्पशन भी हट जाएगा अगर रेड बस के थ्रू बुक किया। समझ में? रेड बस इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। रेड बस सुना है कभी? एक ऐप है रेड बस, उसमें से आप बस को बुक कर सकते हो, नीता वॉल्वो या जो भी है, मर्सिडीज का बस मिलता है, ओके। ओके, तो वो सब कुछ टैक्सेबल रहेगा, कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे स्टेज कैरियज जो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर से बुकिंग हुआ है। ओके, सिटी फ्लो मतलब खुद के वेबसाइट से किया तो ई कॉमर्स नहीं है वो। ओके, खुद के वेबसाइट से नहीं होना चाहिए, दूसरे के मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो फिर वो ई कॉमर्स में कवर होगा। ओके, आगे। एयरवेज, अच्छा रेडियो टैक्सी रहेगा, सॉरी। रेडियो टैक्सी इज टैक्सेबल। रेडियो टैक्सी का मतलब होता है कि जो जीपीएस से लोकेट होता है। ओके, जैसे तुम लोगों ने दुबई में अगर देखा रहेगा तो ये समझो टैक्सी है, यहाँ पर इस तरीके से रहता है हाँ, हाँ मेरू कैब टाइप, बराबर है। रेडियो टैक्सी ऐसा लिखा रहता है, सर्च कर। दिखा? कनाडा में रहता ना, कनाडा में, कनाडा में चलाते ना ऐसा टैक्सीज। अभी ये बेसिकली क्या रहता है, जीपीएस से लोकेट होता है, मतलब कि ये टैक्सी कहाँ पर है, ये जीपीएस ऑलरेडी इन लोग के सिस्टम में इंस्टॉल रहता है, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस करके रहता है एक, वो इन लोग का जो ये हेड रहता है ना यहाँ पर गाड़ी का टॉप, उस पर रहता है। तो इस तरीके से दुबई में मेजोरिटी रेडियो टैक्सी चलता है। ओके, तो ऐसा टैक्सी टैक्सेबल है। अभी इंडिया में मुंबई में तो फिलहाल नहीं है, अपन देखते नहीं है, शायद और दूसरे कोई स्टेट्स में रहेगा। ओके, यहाँ पर तो मीटर कैब मोटर कैब ही चलता है मेजोरिटी, ठीक है। बाइक ला के आगे तो पूरा वही सब चलता है, ठीक है, रिक्शा विक्शा का कुछ नहीं, साइंस आ गया। हाँ देखो, बराबर मेरू कैब का एग्जांपल देना। हाँ, तो रेडियो टैक्सी इज टैक्सेबल, ठीक है। एग्जाम में रेडियो टैक्सी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, रेडियो टैक्सी इज टैक्सेबल। रोप वे, इट इज टैक्सेबल। रोप वे समझ में आ रहा? ठीक है, विरार में जीवदानी मंदिर अगर देखा रहेगा तो वो रेडियो अपना, सॉरी, रोप वे से जाते हो रोप वे से आप जा सकते हो, तो अभी रोप वे टैक्सेबल है। ओके, मतलब रोप वे देखा है कभी? तो रोप वे इज टैक्सेबल, लेकिन अभी इसमें ना वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो भी रोप वे का चार्जेस लेते हैं वो डोनेशन लिखते हैं, ठीक है। रसीद जो आपको मिलता है कभी देखना, रसीद रसीद में लिखा रहेगा डोनेशन, रोप वे चार्ज नहीं लिखा रहेगा, डोनेशन लिखा रहेगा।
तो अगर रोप पे चार्ज लिखा रहता तो जीएसटी भरना पड़ता, तो लोग उधर लिखते डोनेशन। ओके, डोनेशन लिखा मतलब वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। मैंने देखा था एक बार रसीद, 600 रुपये चार्जेस है। अभी रसीद मिला, उसमें लिखा था डोनेशन 600 रुपया। हम लोग को रसीद दिया था फॉर रोप पे। तो टैक्स इवेजन के टाइप का मैकेनिज्म हो सकता है। आगे एयरवेज। अगर आप लोग प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, इफ पैसेंजर एम्बार्क्स और टर्मिनेट्स, मतलब चढ़ना या उतरना, इन इकोनॉमी क्लास। ओके, इकोनॉमी क्लास मतलब लोअर क्लास बेसिकली। ठीक है, इकोनॉमी के ऊपर बिजनेस क्लास रहता है। मतलब अपने को लगता है इकोनॉमी क्लास मतलब बड़ा क्लास, नहीं, इकोनॉमी क्लास मतलब छोटा क्लास। इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, बगडोगरा और एग्जाम। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में किधर तो आता है। ओके, एग्जैक्ट नहीं पता, वेस्ट बंगाल में आता है। अभी यहां पर क्या कहा जाता है कि अगर आप इकोनॉमिक क्लास में जा रहे हो एंड इन स्टेट से चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो एग्जेम्पशन है। मतलब अगर बिजनेस क्लास में जाते हो एंड इन स्टेट्स में उतरते हो तो टैक्सेबल रहेगा, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल। समझ में आया? अगर इकोनॉमिक क्लास में जाते हो एंड अदर देन दिस स्टेट्स है तो टैक्सेबल। ये स्टेट रहेगा इकोनॉमिक क्लास में तो एग्जेम्प्ट। समझा? मतलब यहां पर चढ़ना या उतरना दोनों ही एग्जेम्प्ट। ओके, क्लियर सभी को? आगे रेलवेज। देखो, रेलवे से फुल्ली टैक्सेबल जो था वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट था, लेकिन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज नॉट फुल्ली टैक्सेबल। अगर लोकल, अपना लोकल है ट्रेन, लोकल ट्रेन, एसी टैक्सेबल, फर्स्ट क्लास टैक्सेबल, ओके, सेकंड क्लास एग्जेम्प्ट। अगर एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, उसमें भी सेम, स्लीपर क्लास एग्जेम्प्ट, एसी टायर 1 टायर 2, B1 B2 M1 M2 और सब टैक्सेबल। जो भी है सब एसी वाले टैक्सेबल। ठीक है, स्लीपर क्लासेस एग्जेम्प्ट। समझ में आया? ओके, मेट्रो, मोनो एंड ट्रैमवे। ठीक है, मेट्रो, मोनोरेल एंड ट्रैमवे एग्जेम्प्ट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, उस हिसाब से इन लोग को एग्जेम्पशन रखा है एंड डेवलपमेंट भी होएगा सिटी का। मेट्रो, मोनो एंड ट्रैमवे। ट्रैमवे मतलब रोड पे जो ट्रेन चलता है, वो मोस्टली कलकत्ता वगैरह में रहता है। वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज से अगर ट्रांसपोर्ट हुआ तो एग्जेम्प्ट। ओके, वेसल से हुआ, ओके, वेसल से, स्पेसिफिकली वेसल से, प्रिडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म, प्रिडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस, तो टूरिज्म पर्पस के लिए रहेगा तो टैक्सेबल, अदर पर्पस के लिए रहेगा तो एग्जेम्प्ट। ओके, टूरिज्म एंड अदर देन टूरिज्म कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरी गुड, क्रूज अगर जा रहा है तो वो टूरिज्म पर्पस है। ओके, एंड अदर देन क्रूज इट इज नॉर्मल पर्पस, इट इज एग्जेम्प्ट। अदर पॉइंट्स? हाँ हाँ हाँ, नहीं लगेगा। हाँ, कन्वीनियंस फी पे लगाते हैं, कन्वीनियंस फी के ऊपर लगेगा जीएसटी। हाँ, नहीं नहीं, इट इज नॉट ई कॉमर्स। नहीं नहीं, इंडियन रेलवेज, देखो कैसा है कि इंडियन रेलवेज का ही वो आईआरसीटीसी है। ओके, उन लोग का ही होल्डिंग है उसमें। नहीं नहीं, वो सेम ही माना जाता है, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या रहता है, जो अलग अलग सप्लायर्स आपको दे सके, एग्रीगेटर बोलते हैं ना अपन।
किसका? कौन सा ट्रेन दो दो? मेरे को इतना नॉलेज नहीं। अच्छा। नहीं, मेरे को भी आइडिया नहीं है वो। हाँ। नहीं देखो, जो भी है, रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे आईआरसीटीसी हो या इंडियन रेलवेज हो। ठीक है, रेल का ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर डिस्कशन है, तो आईआरसीटीसी करे या इंडियन रेलवेज करे, दोनों ही केस में यही प्रोविजन है। हाँ। नहीं, इसमें ई कॉमर्स के लिए एग्जेम्पशन हटाने वाला प्रोविजन रेलवे के लिए नहीं है। ओके, मोटर व्हीकल के लिए है। ओके, एंड वो टैक्सी वगैरह का था ना, मीटर कैब मोटर कैब, उसके लिए, एंड ओला के लिए, ऑटो के लिए, ये तीन के लिए है वो। देखो यहाँ पर रीड नोट 4 लिखा ना, नोट 4, वो इन इन तीनों मोड्स के लिए, नॉट फॉर रेलवेज। ओके, तो रेलवेज में अगर ई कॉमर्स हो भी जाता है तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। हाँ, तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा, लेकिन मेक माई ट्रिप से बुक कर सकते हैं ट्रेन, तो भी एग्जेम्पशन मिलेगा। ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट in relation to a tour conducted wholly outside India is exempt। यहां पर लिखो is exempt। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग को मालूम रहेगा कि श्रीलंका एंड तमिलनाडु, ठीक है, मतलब पास में है, एंड इन लोग को नॉलेज रहता है तमिलनाडु का भी एंड श्रीलंका का भी। ओके, तो एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जो टूर ऑपरेटर है, तमिलनाडु का भी एंड श्रीलंका का भी। ठीक है, अभी कोई एक टूरिस्ट आ रहा है इंडिया में यूएस से, अज्यूम करो, उसको श्रीलंका घूमना है। ओके, इसने इसको फ़ोन किया कि मेरे को श्रीलंका घूमना है, मेरे को टूर ऑपरेटर का सर्विस चाहिए, किधर किधर प्लेसेस विजिट करना चाहिए, किधर स्टे करना चाहिए, किधर सब कन्वीनियंट है, तो आप बताओ। तो ऐसे केस में जो भी टूर ऑपरेटर सर्विस दे रहा है टू अ फॉरेन टूरिस्ट फॉर अ टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, श्रीलंका में टूर होगा, ठीक है, सर्विस लेने वाला पर्सन कहाँ का है? यूएस का, आउटसाइड इंडिया का है, तो दिस सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये सर्विस एग्जेम्प्ट रहेगा, मतलब जो भी टूर ऑपरेटर को चार्जेस मिलेगा इट विल नॉट बी लेवेबल टू जीएसटी। आया समझ में? अभी इसमें ना एक स्पेसिफिक नया एंट्री आया है, लास्ट पेज पे दिया रहेगा, तुम लोग के बुक में भी रहेगा, देखो। यहां पर है, तुम लोग के बुक में है ना? हाँ। अभी यहां पर जो टूर ऑपरेटर का सर्विस है वो अगर पार्टली इंडिया में हो रहा है एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, मतलब वो पर्सन तमिलनाडु भी घुमा एंड फिर बोलता है कि श्रीलंका चलो। ओके, मतलब टूर ऑपरेटर सर्विस क्या दे रहा है, थोड़ा सा इंडिया में दे रहा है, थोड़ा सा इंडिया के बाहर, तो उसमें एग्जेम्पशंस कैसे रहेगा वो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अभी देखो एकदम सिंपल बता रहा हूं, डायरेक्टली एग्जांपल पे आ जाओ, समझ में आ जाएगा। टूर ऑपरेटर प्रोवाइड्स टूर ऑपरेटर सर्विस टू फॉरेन टूरिस्ट एज फॉलोज। 3 days इंडिया में अगर कोई रहने वाला है एंड 2 days नेपाल में, एंड पूरे टूर का 1 लाख चार्ज किया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि आउटसाइड इंडिया का जितना प्रपोर्शन रहेगा वो और 50% ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, विच एवर इज लोअर वुड बी एग्जेम्प्ट। पॉइंट समझा? वापस से रिपीट कर रहा हूं, जितना आउटसाइड इंडिया का प्रपोर्शन और कंसिडरेशन का 50%, विच एवर इज लेस वुड बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है? अभी यहां पर अगर तुम लोग को डेटा आर्स में दिया है, आर्स में मतलब इतना घंटा इंडिया में सर्विस लिया एंड उतना घंटा इंडिया के बाहर। ओके, देखो 24 घंटा मतलब पूरा एक दिन हो जाएगा। ओके, तो 24 घंटे के ऊपर रहेगा तो 1 डे कंसिडर होगा, लेकिन अगर 24 घंटे से कम है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 23 आवर्स, ओके 23 आवर्स, तो 23 आवर्स में से
अगर 11 आवर्स इंडिया में है हम लोग, ओके, एंड कितना बचता है, 12, 12 आवर्स आउटसाइड इंडिया, ओके, तो यहां पर कहा जाता है कि 12 आवर्स से ज्यादा, ओके, इक्वल टू और 12 आवर्स, टाइम इक्वल टू 12 आवर्स और एक्सीडिंग 12 आवर्स, मतलब मोर देन और इक्वल टू, यहां पर मोर देन और इक्वल टू 12 आवर्स शैल बी कंसिडर्ड एज वन डे, ठीक है, एक दिन कंसिडर होगा, 12 घंटा या उससे ज्यादा एक दिन कंसिडर किया जाएगा। आया समझ में? तो यहां पर आउटसाइड इंडिया के लिए कितना घंटा, कितना दिन हुआ, 12 आवर्स है, तो कितना दिन कंसिडर करेंगे, वन डे, एंड उसके कम रहेगा तो हाफ डे। समझा? क्लियर है? तो अगर टोटल कंसिडरेशन से 1 लाख था, तो इंटू आउटसाइड इंडिया का 1 डिवाइड बाय 1.5 कितना आएगा, करो, 66,000, हाँ 66,667 और 50,000 विच एवर इज लेस वुड बी एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर 50,000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। आया समझ में? तो 12 घंटा या उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको एक दिन कंसिडर करना है, 12 घंटे से कम रहेगा तो 0.5 डे, आधा दिन। सेकेंड एग्जाम्पल, 2 days इन इंडिया, 3 nights इन नेपाल, ओके, तो यहाँ पर 3/5 करेंगे, आउटसाइड इंडिया का मिल जाएगा, और 50,000 विच एवर इज लेस। आगे 2.5 days इन इंडिया, 3 days इन नेपाल, अगेन सेम, कैसे करेंगे, 3/5.5 इतना एग्जाम्प्ट रहेगा, और 50,000 विच एवर इज लेस। क्लियर है क्या? फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकेंड पॉइंट क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैरियज पहले ही दे चुका, स्टेज कैरियज का एग्जाम्पल भी पहले दे चुका। सर्विसेज जो 95 वाला है, ओला ऑटो, ओला कैब, वो भी ऑलरेडी हो चुका। हाँ, अभी ये पॉइंट, अभी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज इफ इट इज हायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज टैक्सेबल। देखो, हम लोगों ने पहले सीखा था नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज अदर देन टूरिज्म एग्जेम्प्ट रहेगा, ओके, ये हमने सीखा था एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन हायरिंग का जो डेफिनेशन है वो अभी हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने पूरे दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरियज लिया हुआ है, पूरे दिन के लिए, ओके, एग्जांपल आप आगरा घूमने गए, ओके, आपने जो गाड़ी वाला है उसको बोला कि हम लोग को ये स्पॉट पे घुमाना है आपको, पूरे दिन का चार्ज हमने आपको दे दिया 5,000, अभी 5,000 में आप पूरा आगरा घुमाओ, एग्जाम्पल, तो इसको हम लोग बोलते हैं लमसम कंसिडरेशन, ओके। यहां पर जो हम लोग को चार्ज करने वाला है वो पूरे दिन का करने वाला है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर ट्रेवल्ड। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस देखो यहां पर, देखो हम लोगों ने क्या सीखा था, नॉन एसी, ओके, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, ये हमने सीखा था एग्जेम्प्ट है, बराबर। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। अभी एग्जेम्पशन कब रहेगा, जब नंबर ऑफ किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा। एग्जेम्पशन कब होगा, जब नंबर ऑफ किलोमीटर के हिसाब से चार्ज होगा। मतलब अगर वो बोलता है कि यहाँ आगरा में अपने को 70-80 किलोमीटर घूमना है, तो 70-80 किलोमीटर का लगभग हो जाएगा 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से, 500 रुपया या 1,000 रुपया, जो भी पकड़ के चलो, तो किलोमीटर के हिसाब से उसने चार्ज किया, तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर उसने चार्ज ऐसा किया, फुल डे मैं आपको घुमाऊंगा, ओके, पूरे दिन का चार्ज 5,000 रुपया, तो ये जो 5,000 ये क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। आया समझ में कब एग्जेम्पशन मिल रहा है? क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, वापस से एक बार, अगर नंबर ऑफ किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस है, ठीक है, नंबर ऑफ किलोमीटर के हिसाब से चार्जेस है तो एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर लमसम कंसीडरेशन है तो टैक्सेबल। लमसम कंसीडरेशन मतलब पूरे दिन का एक फिगर उसने दे दिया, इतने रुपए में पूरा आगरा घूमने मिलेगा, ओके, देन इट विल बी टैक्सेबल। आया समझ में? क्लियर है?
तो यहाँ पर क्लियरली लिखा, अगर स्पेसिफिक जर्नी और वॉयज के लिए है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, लेकिन अगर पूरे दिन का चार्ज रहेगा तो इट विल बी टैक्सेबल। समझा? दैट्स इट फॉर टुडे।